नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगोलम इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और भारत की एआई लीडरशिप रोल के समर्थन किया है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सांसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों का विरोध तेज है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, जबकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में सुरक्षित होने का दावा किया है। अब एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे में 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा मिलेगा। राघव चड्ढा की नियुक्ति पर ये लागू हुआ है। कर्नाटका में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सख्त सुरक्षा के साथ मैचों को फिर अनुमति मिल गई है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने 1.31 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपए ट्रांसफर किए। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। बीएनपी की दो तुक, चुनाव जीतते ही शेख हसीना की भारत से प्रत्यार्पण की मांग तेज। ट्रंप के मोदी पर बयान पर भारत का जवाब, जरूरत पड़ी तो करेंगे उचित कार्रवाई। एप्स्टीन विवाद पर घिरे हरदीप पुरी, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। अमेरिकी नक्शा में पीओके अक्साई चेन विवाद नहीं, पाकिस्तान में मचा सियासी हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। मॉरिशस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती लीडरशिप रोल का खुलकर समर्थन किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगोलम जल्द ही न्यू दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में 75 से ज्यादा देशों को प्रतिनिधि और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए मॉरिशस की फाइनेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक प्लानिंग मिनिस्टर ज्योति जेतुन ने भारत मॉरिशस संबंधों को सदियों पुराना भाईचारा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामगोलम के बीच मजबूत रिश्ते ने दोनों देशों के सहयोग को नई दिशा दी है। ज्योति ने कहा कि टेक्नोलॉजी और आईटी के क्षेत्र में भारत स्वाभाविक रूप से एआई क्रांति का नेतृत्व कर सकता है, खासकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मॉरिशस निवेश, ब्लू इकोनॉमी, फार्मा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। कुल मिलाकर मॉरिशस का ये समर्थन भारत की वैश्विक संघ और लीडरशिप को और मजबूत करता है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की बड़ी जीत दर्ज की है। ये चुनाव 2024 के हिंसक आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। बीएनपी के नेता तारिक रहमान, जो 17 साल से लंदन में रहे, अब देश लौटकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हैं। उन्होंने बांग्लादेश बिफोर ऑल का नारा दिया है, यानी दोस्ती सबके साथ लेकिन देश सबसे पहले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की बात कही है। हालांकि बीएनपी का पिछला कार्यकाल भारत के साथ तनावपूर्ण रहा था, खासकर 2001 से 2006 के दौरान। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सरकार भारत के साथ रिश्ते को किस तरह आगे बढ़ाती है। फिलहाल संकेत यही है कि दोनों देश आपसी सम्मान और सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। 12 फरवरी को कई राज्यों में किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि इस समझौते से विदेशी कृषि उत्पादनों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएगा, जिससे कपास, सोयाबीन, सेब और अन्य फल उगाने वाले किसानों की फसल और आमदनी पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सांसद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार किसान विरोधी है और देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर लो, मैं नहीं डरूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को चेतावनी दी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के
दीक्षांत समारोह में कहा कि हाल के सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब चावल उत्पादन में चाइना से आगे निकल चुका है। अब इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। अब भारत के कुछ एयरपोर्ट्स पर उड़ान यात्री कैफे में चाय सिर्फ 10 रुपए और समोसा 20 रुपए में मिल रहा है। ये पहल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। 3 दिसंबर 2024 को सांसद के शीतकालीन स्तर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा उठाया था और सस्ते विकल्प की मांग की थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू हुआ। अब तक ये कैफे चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, भुवनेश्वर, ईटानगर, विजयवाड़ा और हैदराबाद में खुल चुके हैं। जल्द ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी खुलने वाले हैं। हाल ही में एक वायरल वीडियो में इसका क्रेडिट राघव चड्ढा को दिया गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग इसे उनकी पहल बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सरकार की नीति का हिस्सा मान रहे हैं। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका के बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस को अनुमति मिल गई है। इस पर कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा है कि सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता है और इस बार 4 गुना ज्यादा सुरक्षा इंतजाम किया जाएगा। गौरतलब है कि 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद स्टेडियम में मैचेस पर रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने शर्तों के साथ मैचेस कराने की अनुमति दी है। गृह मंत्री ने कहा कि जस्टिस जॉन माइकल डी कुनिया कमीशन की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इन सिफारिशों में तुरंत उठाए जाने वाले कदम, मैच से पहले की तैयारियां और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधार शामिल है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार ने भी कहा कि युवाओं और क्रिकेट के हित में ये फैसला लिया गया है। टिकट सिर्फ निर्धारित कैपेसिटी के अनुसार बेचे जाएंगे, बड़े गेट्स लगाए जाएंगे और एम्बुलेंस समेत सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि मैचेस होंगे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 6 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। कर्नाटका कैबिनेट ने बजट स्तर की तारीखों को मंजूरी दे दी है। राज्य विधानसभा का बजट स्तर 6 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। मीडिया को जानकारी देते हुए लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने बताया कि ये स्तर कुल 14 कार्य दिवस तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 6 मार्च को स्तर के पहले ही दिन बजट पेश करेंगे। ये फैसला गुरुवार को बेंगलुरु स्थित विधान सौदा में हुआ कैबिनेट बैठक में लिया गया। खास बात यह है कि सिद्धरामैया वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं और ये उनका 17th बजट होगा। अब सबकी नजरें इस बजट पर टिकी है क्योंकि इसमें राज्य के विकास, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। तमिलनाडु से बड़ी चुनावी खबर सामने आई है। एम.के. स्टालिन की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। राशि कलंगर मगलिर उरुमई तुगई योजना के तहत दी गई है। सरकार ने फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए 3,000 रुपए एडवांस में दिए हैं। इसके साथ ही 2,000 रुपए का समर स्पेशल पैकेज भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव का हवाला देकर कुछ लोग इस योजना को 3 महीने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। स्टालिन ने यह भी वादा किया कि अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो मौजूदा 1,000 रुपए की मासिक सहायता को बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुन्नेत्र कड़गम ने भी चुनावी वादों की घोषणा की है। पार्टी ने स्पेशल सिक्योरिटी पेंशन को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का वादा किया है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव साल की पहली 6 माही में होने वाली है, जिसमें पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे के टीवी भारत। धन्यवाद।